नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग, SOTST, मास्टर ऑफ आर्ट्स, ट्रांसलेशन स्टडीज, मैथ्स, हिंदी, फर्स्ट ईयर, MTT 012 अनुवाद और भाषा विज्ञान, खंड 1 भाषा, अवधारणा और क्षेत्र, इकाई 1 भाषा, स्वरूप और परिभाषा, 1.1 उद्देश्य। अनुवाद और भाषा विज्ञान पाठ्यक्रम की यह प्रथम इकाई है। इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप 1.2 भाषा की अवधारणा, उसकी परिभाषाओं, लक्षणों, परिवर्तन की स्थितियों तथा व्यवहार के विविध क्षेत्रों आदि से परिचित हो सकेंगे। जिस भाषा का आप नित्य व्यवहार करते हैं, उसके विषय में उठने वाली अनेक शंकाओं तथा प्रश्नों का उत्तर देने में आप सक्षम हो जाएंगे। भाषा का वास्तविक अभिप्राय बता सकेंगे, उसकी सटीक परिभाषा दे सकेंगे, उसकी संरचना के तत्वों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और उसके परिवर्तन के कारणों को रेखांकित कर सकेंगे तथा भाषा के प्रयोगगत क्षेत्रों की व्यापकता तथा विभेदों की पहचान भी कर सकेंगे। प्रस्तावना। भारत में बहुत पहले कहा गया था, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व कुटुंब, परिवार की तरह है। त्वरित यातायात के साधनों तथा संचार माध्यमों के कारण वैश्वीकरण एवं भूमंडलीकरण की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, उसके कारण एक देश के लोगों का संपर्क दूसरे देश के लोगों से निरंतर बढ़ता जा रहा है। आता भावों एवं विचारों के आदान प्रदान के प्रमुख साधन भाषा का दायित्व कई गुना बढ़ गया है। कोई व्यक्ति संसार की सभी भाषाओं को नहीं सीख सकता है, अतः अनुवाद का माध्यम सबसे सशक्त माध्यम बन गया है। अनुवाद में दक्षता हासिल करने के लिए भाषा की मूलभूत अवधारणा तथा उसकी विशेषताओं की जानकारी आवश्यक है। अभी भी अनेक ऐसी जनजातियां हैं जिनकी भाषा का सम्यक अध्ययन नहीं किया जा सका है। अभिव्यक्ति के अनेक साधन हैं, किंतु मुख्य एवं सर्वाधिक विकसित साधन है भाषा। भाषा की निर्मिति वाक् स्वनों के द्वारा होती है। यह प्रतीकात्मक व्यवस्था है। हर व्यक्ति में भाषा सीखने की क्षमता तो है, किंतु समाज में रहकर ही अनुकरण द्वारा इसे सीखा जाता है। सामाजिक आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुसार भाषा की क्षमता तथा प्रयोग का सामर्थ्य बढ़ता रहा है। भाषा परिवर्तनशील एवं सृजनात्मक होती है। मानव के अलावा अन्य जीव जंतु, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी अपनी अलग प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। उनका व्यवहार उनकी मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा होता है। मानव भाषा में स्वन, शब्द, वाक्य मुख्य घटक हैं। अर्थ प्राप्ति ही भाषा का लक्ष्य है। संसार में अनेक आदिम भाषाएं थीं, जिनके क्षेत्रीय भेदों से अनेक भाषाएं बनी। मूलभूत शब्दावली तथा अन्य समताओं के आधार पर विश्व भाषा के अनेक परिवार माने गए हैं। भाषा का अध्ययन भाषा विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, भौतिकी, व्याकरण, दर्शन, शैली विज्ञान आदि अनेक क्षेत्रों में हो रहा है। राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता की स्थापना में भी भाषा की प्रमुख भूमिका है। प्रस्तुत इकाई में भाषा की अवधारणा तथा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों पर विचार किया गया है। 1.3 भाषा अवधारणा। मनुष्य भावों की अभिव्यक्ति के लिए कई साधनों का प्रयोग करता है। वह कभी हाथों से इशारा करता है, कभी सिर हिलाता है और कभी आंखों से संकेत करता है। भावाभिव्यक्ति में सबसे अधिक आंखों का प्रयोग होता है। साहित्य में नयनों की भाषा के अनेक प्रयोग उपलब्ध होते हैं। आंखों से प्रेम, मिलन, रोष, दुख आदि की सफल अभिव्यक्ति की जा सकती है। बिहारी का एक प्रसिद्ध दोहा है जिसमें नेत्रों की भाषा का चमत्कारिक प्रयोग है। कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लज्जात, भरे भुवन में करते हैं नैनन ही 100 बात। अंगों के संचालन से जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे देह भाषा कहते हैं। देह भाषा की बड़ी सीमाएं हैं। इसके द्वारा कुछ सीमित मनोभाव को व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन भाषा अथवा उसकी अन्य प्रचलित संज्ञाओं जैसे जुबान,
टंग आदि में ही इस बात का संकेत है कि भाषा वाक इंद्रियों द्वारा व्यक्त ध्वन्यात्मक माध्यम है। भाषा शब्द के मूल में ही भाष धातु है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि व्यक्ता वाची वर्णा येषां इमे व्यक्त वाचा, जो वाणी वर्णों में व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं। स्पष्ट है कि अन्य अंगों द्वारा की गई अभिव्यक्ति वास्तविक अर्थ में भाषा नहीं है। भाषा की जो परिभाषाएं दी गई हैं, उनमें भी ध्वन्यात्मकता पर विशेष बल दिया गया है। भाषा की परिभाषाओं द्वारा भाषा की कतिपय अवधारणाओं का बोध हो जाता है। 1.5 एक परिभाषा और अवधारणा। पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों ने भाषा की अनेक परिभाषाएं दी हैं। स्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपना विचार प्रकट करना ही भाषा है। जेस्पर्सन का विचार है कि मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपना विचार प्रकट करता है। मानव मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर व्यवहार करता है। इस प्रकार के कार्यकलाप को ही भाषा की संज्ञा दी जाती है। वांद्रिये का कथन है कि भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह से तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपना विचार दूसरी पर प्रकट करता है। ये प्रतीक भी कई तरह के हैं, जैसे नेत्र ग्राह्य, कर्ण ग्राह्य एवं स्पर्श प्राय। भाषा की दृष्टि से कर्ण ग्राह्य प्रतीक ही श्रेष्ठ हैं। स्टटवेंट का मानना है कि भाषा ऐसी यादृच्छिक ध्वन्यात्मक प्रतीक व्यवस्था है जिसके माध्यम से एक समाज वर्ग के सदस्य परस्पर सहयोग तथा अंतःक्रिया करते हैं। चॉम्स्की की परिभाषा उपर्युक्त परिभाषाओं से भिन्न है। वह कहता है कि मैं भाषा को वाक्यों की एक व्यवस्था सेट मानता हूँ। प्रत्येक वाक्य की एक सीमित लंबाई होती है और वह सीमित तत्वों से निर्मित होता है। I will consider a language to be a set, finite or infinite, of sentences each finite in length and constructed out of a finite set of elements. भारतीय विद्वानों ने भी भाषा की परिभाषा इन्हीं परिभाषाओं के समरूप दी है। कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं। 1 डॉ बाबूराम सक्सेना के अनुसार जिन ध्वनि प्रतीकों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनके समष्टि रूप को भाषा कहते हैं। 2 पी डी गुणे के अनुसार शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। 3 डॉ देवेंद्रनाथ शर्मा का कथन है कि भाषा यादृच्छिक रुद्र उच्चरित संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय, सहयोग तथा भावाभिव्यक्ति करते हैं। भाषा तथा उसकी अवधारणा पर हम और अधिक चर्चा इकाई 3 में भाषा और संप्रेषण शीर्षक के अंतर्गत भी करेंगे। प्लेटो ने भाषा के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य की और बहुत पहले संकेत किया था। उसने विचार और भाषा का अंतर स्पष्ट करते हुए कहा था कि विचारों, आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक अंतःक्रिया बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा दी जाती है। भाषा केवल विचारों एवं भावों के आदान प्रदान का माध्यम नहीं है, बल्कि भाषा में ही विचार भी संभव होते हैं। चिंतन मनन की प्रक्रिया भाषा द्वारा ही होती है, भले ही उसकी स्थिति अमुखरित रहती है। अतः कहा जा सकता है कि भाषा ध्वन्यात्मक प्रतीकों की ऐसी यादृच्छिक व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य विचार करता है, अपने विचारों एवं भावों को आकार देता है तथा किसी निश्चित भाषा समाज में उसके द्वारा अपने विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करता है। संपूर्ण परिभाषाओं के विश्लेषण से भाषा की अवधारणा संबंधित निम्नलिखित तत्व उभर कर आते हैं। 1. भाषा ध्वनियों की संगठित व्यवस्था है। द पीपल्स। 2. ध्वनियों से निर्मित शब्द प्रतीकात्मक है। 3. ध्वनि प्रतीकों तथा उनके द्वारा संकेतित वस्तुओं या भावों का संबंध प्राकृतिक नहीं बल्कि रूढ़ है। वाहे 4. भाषा का प्रयोग निश्चित समाज में होता है। 5. भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम तो है ही, चिंतन का भी माध्यम है।
6 संसार की सभी वस्तुएं एवं भाव भाषा में ही आकार ग्रहण करते हैं। 1. 4 भाषा के अभिलक्षण। अभिलक्षण का तात्पर्य है मूलभूत विशेषताएं। ये विशेषताएं मानवीय भाषा को अन्य जीव जंतुओं द्वारा प्रयुक्त भाषा से अलग करती हैं। मानव भाषा पर विचार करने से पूर्व मानवेतर भाषाओं पर भी यहाँ चर्चा करना संगत होगा। प्रायः ऐसा माना जाता रहा है कि भाषा केवल मानव प्रजाति की ही धरोहर है, परंतु वैज्ञानिक शोधों और भाषा विज्ञानियों के गहन चिंतन के फलस्वरूप यह पाया गया है कि मनुष्य से अलग प्राणी भी किसी न किसी प्रकार भाषा का प्रयोग करते हैं। निःसंदेह उसमें वे अभिलक्षण नहीं होते हैं जो मानवीय भाषा में पाए जाते हैं। यहाँ तक कि वनस्पतियों में भी कुछ भाषिक गुण अनुमानित हैं। मानवेतर भाषाओं में मधुमक्खियों की भाषा के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के पक्षियों की भाषा और उसके प्रभाव से उनका एक समूह के रूप में कार्य करना, खतरे के समय विशेष प्रकार की ध्वनि से सावधान करना जैसे भाषिक संकेत दिखाई देते हैं। कुछ पक्षियों की प्रजातियों पर भाषा सिखाने और उनकी प्रतिक्रिया को सिखाई गई ध्वनि के अनुरूप परिणाम प्राप्त करने जैसे प्रयोग भी किए गए हैं। मानवतेर भाषा का दूसरा उदाहरण प्राइमेट की भाषा है। प्राइमेट में स्तनपायी प्राणी शामिल हैं, जिनमें लेम्यूर, लंगूर, बेवून, गिवन, गुरिल्ला और वनमानुष शामिल हैं। कुछ प्रयासों के बाद ये प्राइमेट मामा, पापा जैसी अभिव्यक्तियां सीख सके हैं। इन प्राणियों में उनकी अपनी अभिव्यक्ति व्यवस्था स्टिम्युलस रिस्पॉन्स सिस्टम के कारण सहज रूप से अपनी भाषा के कुछ शब्द सीखने की क्षमता पाई जाती है। अफ्रीकी प्रजाति का वेरवेट नामक बंदर लगभग 36 प्रकार की ध्वनियों और 22 प्रकार के विभिन्न भाव व्यक्त करता है। सामान्य रूप से भी बंदर डराने के लिए मुखाकृति से अनेक भयकारक भाव और ध्वनियां निकालते अक्सर देखे जाते हैं। मानवेतर भाषा का तीसरा उदाहरण डॉल्फिन की भाषा है। ऐसा माना जाता है कि डॉल्फिन में अत्यंत संवेदी ग्रांथियां होती है जो पराप्रकाश ध्वनियों को ग्रहण कर अपने आसपास के साथियों तक भेजने के लिए विशेष संकेत और ध्वनियां व्यक्त करती हैं। कुछ राडार की तरह की प्रणालियां डॉल्फिन में देखी गई हैं। कुछ लोगों की यह भी धारणा है कि पेड़ों में रसायन छोड़ने की प्रवृत्ति एक तरह कीट पतंगों के आक्रमण के विरुद्ध चेतावनी होती है तथा यह एक प्रकार का संकेत संप्रेषण है जो भाषा का प्रतीक है। छुई मुई, टच मी नॉट और घटपर्णी, ब्लड ऑर्चिड भी कुछ ऐसे ही पौधों की प्रजातियां हैं। मनुष्यों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा अपनी प्रकृति की दृष्टि से मानवेतर भाषा से भिन्न है। मानव भाषा में यादृच्छिकता, सर्जनात्मकता तथा पैटर्न की देताता के साथ साथ संरचनात्मक तथा प्रकार्यात्मक आदि अनेक विशेषताएं चॉम्स्की, मैकनेल और हॉकेट ने अपने विचारों के माध्यम से बताई हैं। भाषा के नी अभिलक्षण माने गए हैं। यादृच्छिकता, आर्बिट्रेरिनेस। यादृच्छिकता का अर्थ है कि भाषा समाज के द्वारा अतर्क्य ढंग से मानी गई व्यवस्था है। किसी भाव, विचार या वस्तु के लिए किसी शब्द प्रतीक का चलन दोनों के बीच किसी प्राकृतिक संबंधों के कारण नहीं है, बल्कि वह सामाजिक मन द्वारा उसके ऊपर आरोपित किया गया है। 5वीं सदी ईपू में ग्रीक में इस बात पर बहस चली थी कि भाषा प्रकृति शासित है या सही शासित है। प्रकृतिवादियों की धारणा थी कि शब्दों के उद्गम तथा अर्थ का ज्ञान उनकी आकृति से हो सकता है। अपने विचार की पुष्टि के लिए उनके द्वारा अनुकरणात्मक शब्दों जैसे खटखट, कूकू के उदाहरण दिए गए। कुछ दूसरे प्रकार के शब्द ध्वनिसूचक न होकर ध्वनिकर्ता के सूचक हैं, जैसे कौआ, पपीहा शब्द और उनके द्वारा संकेतिक वस्तुओं की प्राकृतिकता का सिद्धांत सभी प्रकार के शब्दों की व्याख्या नहीं कर सका। अतः इस सिद्धांत की सर्वस्वीकृति नहीं हो सकी। सर्जनात्मकता मानव भाषा का विशिष्ट गुण है। उसकी सृजनशीलता मनुष्य भाषा के नियमों के आधार पर निरंतर नए शब्दों, वाक्यों आदि का सृजन करता रहता है। शब्दों के परिसर बदलकर, उनकी आकृति बदलकर उनमें नए नए अर्थों का संसाधन करने की प्रक्रिया चलती रहती है। यही नहीं,
सृजन की प्रक्रिया कालांतर में भाषा के व्याकरणिक ढांचे में बदलाव का दबाव पैदा कर देती है। सर्जनात्मकता सादृश्य के आधार पर तथा कभी-कभी समानुपातिक होती है। उदाहरण के लिए, क्रिया का मूल रूप पढ़ से पढ़ना, पढ़ना पड़ा, पट्टे आदि बन जाते हैं। प्रत्यय, उपसर्ग आदि लगाकर नए नए शब्द गढ़ने की क्षमता भाषा की सर्जनात्मकता के कारण ही संभव है। अनुकरण ग्राह्यता भाषा किसी भाषा समाज में अनुकरण, नकल से सीखी जाती है। भाषा पैतृक संपत्ति की तरह उत्तराधिकार में नहीं मिलती है। नवजात शिशु को यदि जन्म लेते ही परिवार और समाज से दूर कर दिया जाए तथा उसका किसी मानव भाषा से संपर्क न हो तो वह भाषा नहीं सीख सकता है। अनुकरण के द्वारा मनुष्य एकाधिक भाषाओं को सीख सकता है और कई भाषा समाजों का सदस्य बन सकता है। परिवर्तनशीलता अनुकरण धर्मी होने के कारण भाषा परिवर्तनशील होती है। व्यक्ति प्रचलित भाषा की ध्वनियों, शब्दों, वाक्यों आदि का यथावत अनुकरण नहीं कर पाता है। फलस्वरूप सुविधानुसार भाषा में थोड़ा थोड़ा बदलाव होता रहता है। यह बदलाव लंबे समय के बाद ही अधिक स्पष्ट होता है। यदि एक भाषा समाज से दूसरे भाषा समाज का संपर्क होता है तो परस्पर प्रभाव के कारण परिवर्तन की गति अधिक तीव्र हो जाती है। अंग्रेजी भाषा के संपर्क के कारण हिंदी की प्रकृति में तीव्र परिवर्तन इसका उदाहरण है। भाषाओं का विकास भी इसी प्रक्रिया के कारण होता है। विविक्तता, विच्छेदकता, भाषा की संरचना अनेक घटों से होती है। ध्वनियों के विन्यास से शब्द, शब्दों के विन्यास से वाक्य बनते हैं। ध्वनियों का विच्छेद करके उन्हें अलग अलग पहचाना जा सकता है। इसी तरह वाक्यों याम कुल दो व्यंजन तथा के अंतर्गत शब्दों का भी विच्छेदन किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, राम शब्द में दो स्वर ध्वनियां संयुक्त हैं। इसी प्रकार मोहन प्रतिदिन टहलता है, वाक्य में 4 शब्द हैं। द्वैता भाषा में वाक्य या उच्चारण के स्तर 2 इकाइयों से बनते हैं। वाक्य में शब्द, धातु, प्रत्यय, उपसर्ग, कारकीय विभक्ति सार्थक इकाइयां हैं। लेकिन ध्यातव्य है कि ये इकाइयों भी सांयोगिक रूप से ही सार्थक होती हैं। राम ने मोहन को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस वाक्य में ने, को, के लिए आदि प्रयोग के स्तर पर सार्थक हैं, अकेले नहीं। इसी तरह जिन ध्वनियों से शब्द निर्मिति होती है वे अपने आप में निरर्थक हैं। राम शब्द की निर्मिति आमुओं से हुई है। इनमें प्रयुक्त व्यंजन तथा स्वर अपने आप में निरर्थक हैं। शब्दों की आकृति निर्माण तथा आकृति परिवर्तन में स्वनियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक स्वनिम के बदल जाने से अर्थ बदल जाता है। जैसे राम, नाम, काम, घर, डर, चर भाषा 2 स्तरों की अभिरचनाओं के परिणामस्वरूप बनी है। कुछ प्रयोग अर्थद्योतक होते हैं और कुछ प्रयोग अर्थभेदक की भूमिका का निर्वाह करते हैं। भूमिकाओं की परिवर्तनशीलता भाषा के द्वारा विचारों, भावों का संप्रेषण या आदान प्रदान किया जाता है। इसलिए वक्ता और श्रोता की 2 अलग-अलग भूमिकाएं होती है। एक व्यक्ति बुलाता है तो दूसरा अनुक्रिया या प्रतिक्रिया करता है तथा दूसरा बोलता है तो पहला प्रतिक्रिया करता है। इस तरह वक्ता और श्रोता की भूमिका बदलती रहती है। संवाद की भाषा में इसकी स्थिति पूर्णतया स्पष्ट रहती है। चिंतन की भाषा तथा एकल भाषा में एक व्यक्ति बोलता है, शेष सिर्फ सुनते हैं। यदि भाषा में क्रिया प्रतिक्रिया का अभिलक्षण माना जाए तो अधिक उपयुक्त होगा। कालगत अंतरणता भाषा काल और देश का अंतरण करती है। मानवेतर भाषा में प्रायः तात्कालिक सूचनाएं होती हैं, किंतु मानव भाषा में भूत, वर्तमान, भविष्य सभी कालों के विषय में सूचना दी जा सकती है। असहज वृत्तिका मानव भाषा सहज वृत्तियों मात्रा से प्रयुक्त नहीं होती है। भूख, प्यास, भय, मैथुन से संबंधित ध्वनियों के उच्चारण से बहुत आगे यह भाषा बौद्धिकता, चिंतन, विवेक आदि से संपन्न एवं विकसित रूप में है। 1.5 भाषा के घटक तत्व। भाषा की संरचना स्वन, शब्द, रूप, वाक्य आदि से होती है। इन्हें भाषा के संघटक तत्व कह सकते हैं।
1.5 एक स्वन। ध्वनि या स्वन भाषा की मूलभूत इकाई है। वाक् अवयवों से निकली हुई परस्पर विभेदक या परिच्छेदक इकाई को वाक् स्वन कहते हैं। व्यावहारिक भाषा में वाक् स्वनों की सीमा बहुत विस्तृत है। कोई ध्वनि विज्ञानी निजी सूझबूझ अथवा यंत्रों की सहायता से अंतिम रूप से इनकी संख्या निर्धारित नहीं कर सकता है। इसका प्रमुख कारण है कि स्वन अलग-अलग स्वनों के संपर्क में आने के कारण उनकी उच्चारण प्रवृत्ति से कुछ प्रभावित हो जाते हैं, अतः उनमें सूक्ष्म भेद पैदा हो जाता है। जैसे कलम, कटक, कमल में आने वाले क पर क्रमशः लट तथा म का प्रभाव है। क के इस भेद को नगण्य मान लिया जाता है। स्वतंत्र स्वन उसे ही माना जाता है जिसमें अर्थभेद पैदा करने की क्षमता हो। स्वनिम की परिभाषा देते हुए अमेरिकी भाषा विज्ञानी हॉकेट ने लिखा है, स्वनिम वे तत्व हैं जो उस भाषा की स्वन प्रक्रियात्मक पद्धति में एक दूसरे के व्यतिरेकी रूप में आते हैं। ब्लॉक तथा टेगर कुछ अधिक स्पष्ट ढंग से कहते हैं कि स्वनिम रचनात्मक दृष्टि से समान स्वनों का समूह है जो किसी भाषा विशेष में उसी प्रकार के अन्य समस्त समूह से व्यतिरेकी और अन्यापवर्जी है। 1 कल, 2 कमल, 3-4 कनक, 1 खल, 2-5 खनक, 3-6 खटक, 1 वल, 2 वचन, 3-4 बतख। उपयुक्त शब्दों में क की आवृत्ति 6 बार हुई है। इन्हें सामूहिक रूप से क स्वनिम कहा जाएगा। इनका पारस्परिक संबंध संरचना का है। क के स्थान पर ख आने से अर्थ भेद पैदा हो जाता है, इसलिए ख स्वतंत्र स्वनिम है। 1 मई 2002 शब्द भाषा संगठन का दूसरा वृहत्तर तत्व है। शब्द को भाषा की न्यूनतम सार्थक इकाई माना जाता है। स्वन न्यूनतम इकाई है किंतु सार्थक नहीं है। सुप्रसिद्ध भाषा विज्ञानी ब्लूमफील्ड का कथन है कि शब्द एक न्यूनतम उन्मुक्त रूप, लघुतम स्वतंत्र आकार है। एक अन्य के एन पाइक के अनुसार किसी एक विचार का प्रतीकात्मक तथा भाषण रूप शब्द है। शब्द स्वतंत्र रूप हैं, किंतु जब इसका प्रयोग वाक्य में किया जाता है वह पद का रूप ले लेता है। शब्द और वाक्य के बीच एक इकाई है पदबंध। एक से अधिक पदों के निबंधन से निर्मित एवं व्याकरणिक इकाई को पदबंध कहते हैं। जैसे गोली से घायल चोर, पेड़ पर बैठा हुआ बंदर, जीवन से निराश आदमी। 1 मई 2003 वाक्य पदों व पदबंधों के संश्लेषण से वाक्य बनता है। ब्लूमफील्ड ने इसकी बड़ी सटीक परिभाषा दी है। वाक्य एक स्वतंत्र रूप है जो किसी भी व्याकरणात्मक रचना के कारण किसी भी वृहत्तर भाषात्मक रूप, आकृति में अंतःनिविष्ट नहीं हो सकता है। एक तरह से वाक्य व्याकरण वर्णन की सबसे बड़ी इकाई है। 1. 6 भाषा में अर्थ तत्व। भाषा के मुख्यतः 2 पक्ष हैं। 1. अभिव्यक्ति पक्ष, 2. अनुभूति पक्ष। ध्वनि, शब्द, वाक्य आदि अभिव्यक्ति पक्ष में समाहित है। अनुभूति पक्ष का संबंध अर्थ या कथ्य से है। भाषा का सारा आडंबर अर्थ के लिए ही होता है। भर्तृहरि ने लिखा है, यस्मिंस्तु चरिते शब्द यदावोर्थ प्रतीयते तमाहुरर्थ तस्यैव नान्यदर्थस्य लक्षणम्। जिस शब्द के उच्चारण से जब जिस अर्थ की प्रतीति होती है वही उसका अर्थ है, अर्थ का दूसरा लक्षण नहीं है। भारतीय विचारकों ने शब्द एवं अर्थ के अभेदत्व को प्रतिपादित किया है। कालिदास ने कहा है कि वागर्थाविव संपृक्ति वागर्थ प्रतिपत्तये। तुलसीदास कहते हैं कि गिरा अरद जल वीची सम कहियत भिन्न न भिन्न। भोलानाथ तिवारी ने अर्थ की परिभाषा इस प्रकार की है, किसी भी भाषिक इकाई, वाक्य, वाक्यांश, रूप, शब्द, मुहावरा आदि को किसी भी इंद्रिय, प्रमुखतः कान आँख, से ग्रहण करने पर जो मानसिक प्रतीति होती है वही अर्थ है। शब्द प्रतीकों में निहित संकेत ग्रह 8 प्रकार से होता है। व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक्य, व्यवहार, वाक्य विशेष, प्रकरण,
विवृत्ति, सिद्धपदों का सानिध्य आदि। व्याकरण कोशगत शब्दों का कालगत, वचनगत तथा अन्य तरह के रूपांतरणों का ज्ञान व्याकरण के द्वारा होता है। पढ़ना क्रिया का पढ़ा, पढ़े आदि रूपांतरण क्यों और कैसे हुए तथा इनसे काल परिवर्तन कैसे हुआ आदि तथ्यों की सूचना व्याकरण से मिलती है। उपमान एक वस्तु के सादृश्य पर दूसरी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना उपमान कहलाता है। गाय का ज्ञान पहले था, फिर उसी के सादृश्य वाले जानवर को नीलगाय कह दिया गया। कोश शब्दों को उनके अर्थ के साथ कोश में संकलित कर दिया जाता है। नित्य व्यवहार में आने वाले शब्दों का अर्थ सहज सुलभ रहता है, किंतु कम व्यवहार में आने वाले या पारिभाषिक शब्दों व प्राचीन शब्दों के अर्थ का ज्ञान कोश के माध्यम से होता है। अर्थ ग्रहण का यह प्रमुख साधन है। आप्तवाक्य जिन वस्तुओं या विचारों से व्यावहारिक जगत में हमारा साक्षात्कार नहीं होता है, उनका ज्ञान श्रेष्ठजन के वचनों या वाक्यों से होता है। अनुभवसिद्ध बातें भी अर्थ के प्रमाण के रूप में मान्य होती हैं। देवी देवता आदि की आकृतियों, गुणों आदि का अर्थ ग्रहण ऋषियों, मुनियों के वर्णनों से होता है। वाक्य विशेष, प्रकरण, अनेकार्थक शब्दों के अर्थ ग्रहण में इस विधि का विशेष योगदान है। रस शब्द के कई अर्थ हैं। उसके वास्तविक अर्थ का ज्ञान प्रकरण से ही संभव होता है, जैसे काव्यरस, गन्ने का रस, आम्र रस, वेदना निग्रह रस। विवृत्ति का तात्पर्य है व्याख्या करना या विस्तृत करना। जिन शब्दों में परिभाषिकता निहित रहती है, उनका अर्थ व्याख्या के बिना संभव नहीं होता है, जैसे प्रगतिवाद, पूंजी, रीतिकाव्य, विधि आदि। सिद्धपदों का सान्निध्य कुछ शब्दों का अर्थ पूर्व ज्ञात प्रसिद्ध शब्दों के सानिध्य से खुलता है, जैसे गेहूं, मटर, चना आदि के विषय में ज्ञात है कि ये अनाज की अलग अलग किस्में हैं, और कोई कहता है कि इस वर्ष गेहूं, मटर की फसल अच्छी हुई पर अरहर अच्छी नहीं हुई, तो श्रोता समझ जाएगा कि अरहर भी एक तरह का अनाज है। व्यवहार यह अर्थ ग्रहण का आरंभिक किंतु महत्वपूर्ण सोपान है। बालक आरंभ में व्यवहार के द्वारा ही शब्दों का अर्थ ग्रहण करता है। जब कोई कहता है कि गाय आई है, बच्चा सामने चिपाया जानवर देखकर गाय शब्द को गाय जानवर के साथ जोड़ लेता है। इसी तरह अन्य वस्तुओं तथा संबंधियों की जानकारी उसे भाषा व्यवहार से होती है। 1. 7 भाषा परिवर्तन और उसके कारण। भाषा जड़ प्रक्रिया नहीं है। समाज की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं के अनुसार इसमें नए नए प्रयोग होते रहते हैं। नई ध्वनियाँ विकसित होती हैं, नए शब्दों का समावेश होता रहता है। कुछ पुराने शब्द नए अर्थों से संयुक्त हो जाते हैं। इस तरह भाषा प्राचीन होते हुए भी नवीनीकृत होती जाती है। व्यावहारिक दृष्टि से भाषा प्रयोक्ताओं के द्वारा प्रतिदिन नए वाक्यों का सृजन होता रहता है। विषय, विचार या भाव के बदलाव के साथ उसमें बदलाव होता रहता है, किंतु उसकी व्याकरणिक व्यवस्था पूर्ववत रहती है। जब व्याकरणिक व्यवस्था में परिवर्तन होता है, तभी यह माना जाता है कि भाषा में परिवर्तन हो गया है। इस परिवर्तन के कारण कुछ देशों में भाषा को नए नए नामों से भी अभिहित किया गया। भारत में वैदिक के बाद संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, मराठी, बंगला, उड़िया आदि भाषाओं के विकास में भाषा परिवर्तन के तत्वों को निर्दिष्ट किया जा सकता है। भाषा परिवर्तन ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य तथा अर्थ सभी स्तरों पर होता है। ध्वनि परिवर्तन में उच्चारण के स्थान बदल जाते हैं। कुछ ध्वनियाँ लुप्त हो जाती है, कुछ का आगमन हो जाता है, कुछ का विपर्यय हो जाता है। स्वर ह्रस्व से दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ से ह्रस्व हो जाते हैं। उदाहरणार्थ अष्ट से आठ, सूर्य से सूरज, सत्य से सच। ध्वनियों के परिवर्तन से शब्द की नई आकृतियां बनती हैं, और कभी-कभी आकृतियों का वैषम्य समाप्त हो जाता है। कुछ आकृतियां भाषा से लुप्त हो जाती हैं, जैसे नभ से गह, नख यह। प्राकृत में
में नख के लिए नह का प्रयोग मिलता है, किंतु नम के लिए नहीं। शब्दों में लगने वाले रूप तत्वों में भी परिवर्तन होता है। भाषा की प्रकृति है स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाने की तथा कठिनता एवं जटिलता की अपेक्षा ऋजु होने की। कोई भी भाषा पूर्ण वैज्ञानिक होने की यात्रा में जब व्याकरण के जटिल नियमों में जकड़ जाती है तो वह लोक व्यवहार से दूर होने लगती है। परिणामस्वरूप लोक व्यवहार की भाषा में अपेक्षाकृत सरल व्याकरण के द्वारा अभिव्यक्ति की प्रवृत्ति जन्म ले लेती है। संस्कृत व्याकरण जब जनसाधारण के लिए सुबोध नहीं रहा तो क्रिया के अनेक लकारों तथा शब्द रूपों की कारकीय विभक्तियों के त्यागने तथा उनसे मुक्त होने की चेष्टा प्राकृतों में की गई। हिंदी तक आते आते कुछ निश्चित परसगों ने को, में, से, का, के, की आदि के द्वारा ही प्रत्येक लिंग वचन के शब्दों की कारकीय रचना की जाने लगी। भाषा वैज्ञानियों का मानना है कि भाषा संयोगात्मकता अर्थात विभक्तिक संरचना से वियोगात्मकता की ओर विकसित होती है। संयोगात्मक भाषा तथा वियोगात्मक भाषा में वाक्य रचना का भी भेद हो जाता है। संस्कृत में पदों के साथ विभक्तियों के जुड़ाव के कारण शब्द के स्थान का कोई विशेष महत्व नहीं रहता है। जैसे रामा मोहन ताड्यतिराम मोहन को मारता है। संस्कृत वाक्य में शब्दों के हेरफेर का अर्थ पर कोई असर नहीं पड़ता है, परंतु हिंदी में असर पड़ेगा। जैसे यदि स्थान बदलकर कहा जाए मोहन रामन ताड्यति, 2 मोहन राम को मारता है। पहले वाक्य में अर्थ यथावत है, किंतु दूसरे वाक्य में अर्थ बदल गया है। संस्कृत में मुख्य क्रिया में ही काल या भाव तथा वचन निहित थे। सहायक क्रिया के प्रयोग बहुत कम थे। हिंदी में मुख्य क्रिया के साथ अधिकांशतः सहायक क्रियाओं का प्रयोग होता है। वाक्य रचना की यह प्रवृत्ति परिवर्तन को सूचित करती है, जैसे रामा गच्छति राम जाता है। अर्थ परिवर्तन के कारण भाषा के कुछ शब्दों का अर्थ संकोच हो जाता है, कुछ का विस्तार। कुछ शब्द पुराने अर्थ की अपेक्षा विपरीत भाव को सूचित करने लगते हैं। बहुत पहले मृग का अर्थ पशु होता था, उसी पुराने अर्थ में शेर को मृगराज कहते हैं, लेकिन अब मृग का अर्थ संकुचित होकर केवल हिरन का सूचक है। पहले सभी अनाज को धान्य कहते थे, बाद में धान केवल भूसी सहित चावल को कहते हैं। अर्थ संकोच का विपरीत परिवर्तन है। अर्थ विस्तार, पहले तिल से निकलने वाले रस को तेल तेल कहते थे, अब तो सरसों, महुआ, मछली सबका तेल होने लगा। ये अर्थ विस्तार के दृष्टांत हैं। अथाविश में अर्थ बिल्कुल ही बदल जाता है, कभी उसका उत्कर्ष कभी अपकर्ष हो जाता है। मुग्ध शब्द पहले मूढ़ का अर्थ देता था, अब मोहित होने का देता है। भद्र से पाली में भद्दा शब्द बना। भद्र का अर्थ था अच्छा, सभ्य। अभी भी भद्र महिला कहते हैं, किंतु भद्दा का अर्थ खराब हो गया। 1.7 एक भाषा परिवर्तन के कारण। भाषा परिवर्तन के अनेक कारण हैं, जिन्हें आभ्यंतर एवं बाह्य दो भागों में बांटा जा सकता है। आभ्यंतर कारण। भाषा परिवर्तन के आभ्यंतर कारण प्रमुखतया 3 हैं। ध्वनि यंत्र की भिन्नता। प्रत्येक व्यक्ति का ध्वनि यंत्र एक दूसरे से भिन्न होता है, अतः एक दूसरे के उच्चारण में अंतर आना स्वाभाविक है। उच्चारण का यह अंतर कभी कभी भाषा के परिवर्तन का कारण हो जाता है। अनुकरण की अपूर्णता। भाषा नकल से सीखी जाती है। हर व्यक्ति में अनुकरण की समान क्षमता नहीं होती है। विदेशी भाषा से आगत शब्द के उच्चारण में अनुकरण की अपूर्णता इसलिए रह जाती है कि कर्णेंद्रिया वागेंद्रिया आदि तदनुकूल ग्रहण तथा उच्चारण की अभ्यस्त नहीं होती है। बोलचाल की हिंदी में अंग्रेजी शब्द डॉक्टर से मोहाल की हिंदी में डाकघर, पोस्टकार्ड से पोस्टकार्ड, हॉस्पिटल से अस्पताल हो गए। प्रयत्नलाघव। भाषा परिवर्तन में इसकी प्रमुख भूमिका है। कम श्रम या प्रयत्न करके अधिक लाभ उठाना मनुष्य का स्वभाव है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में अधिक खींचतान करनी पड़ती है, उनमें परिवर्तन अधिक होता है। उदाहरणार्थ, प के उच्चारण में जिह्वा को मूर्धा पर ले जाना पड़ता है। दांत से स्पर्श कराकर इसका दंत्य उच्चारण कर दिया जाता है, अर्थात जितना प्रयत्न करना चाहिए वह नहीं हुआ। अंग्रेजी के कुछ शब्दों के उच्चारण में कुछ
ध्वनियों को अनुच्चारित इसी कारण से छोड़ दिया जाता है। संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन आदि के उच्चारण में मुखसुख या प्रयत्नलाघव के कारण ही परिवर्तन हुए हैं। बलाघात किसी ध्वनि पर अधिक बल देने या कम बल देने से परिवर्तन होता है, जैसे मधु से मधु तथा है ही से ई जैसी ध्वनि उच्चारित होती है। भावातिरेक तथा सादृश्य भी भाषा परिवर्तन के कारण होते हैं, जैसे बेटी से बिटिया, देहाती के सादृश्य पर शहराती। भाषा परिवर्तन के कुछ और आभ्यंतर कारण हैं, जिनके विषय में हम इकाई 4 में विस्तार से जानेंगे। इनमें आगम, लोप, विकार, विपर्यय तथा जातीय मनोवृत्ति आदि सम्मिलित है। बाह्य कारण भाषा परिवर्तन के कुछ ऐसे कारण भी हैं जो हमारे परिवेश में विद्यमान रहते हैं। भूगोल, इतिहास, विज्ञान तथा सांस्कृतिक प्रभाव आदि से भी भाषा परिवर्तन होता है। भौगोलिक कारण हाइनरिक, मेयर, बेनफी आदि विद्वान भाषा परिवर्तन में भौगोलिक प्रभाव को महत्व देते हैं। इन विद्वानों का मानना है कि जलवायु का प्रभाव शारीरिक गठन पर पड़ता है। ठंडी जलवायु वाले लोगों के अंगों में संकोचन अधिक रहता है, इसलिए उच्चरित ध्वनियां मुखरित कम होती हैं, जबकि गर्म प्रदेशों में मुखरित अधिक होती हैं। मैदानी भागों में जनसंपर्क अधिक सरल एवं सुविधाजनक होने के कारण भाषा में एकरूपता अधिक रहती है। पहाड़ी क्षेत्रों में आवागमन की कठिनाई के कारण एक दूसरे से संपर्क कम होता है, अतः बोली भेद अधिक हो जाता है। यदि प्रकृति जीवन यापन के अनुकूल है, भूमि उपजाऊ है, प्राकृतिक संपदा पर्याप्त है, तो मनुष्य को सभ्यता एवं संस्कृति के विकास का अच्छा अवसर मिलता है, अतः उसकी भाषा में भी गंभीर चिंतन तथा विवेचन की क्षमता बढ़ती है। भारत और यूनान इसके उदाहरण हैं। सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक कारण, दो जातियों के मिलन के कारण भाषाओं का पारस्परिक आदान प्रदान अधिक होता है। जातियों का मिलन राजनीतिक, व्यावसायिक, धार्मिक आदि कारणों से होता है। भारत पर समय समय पर विदेशियों का आक्रमण होता रहा है। मुसलमानों के साथ अरबी फारसी आई और अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी आई। दोनों भाषाओं का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों के जाने के बाद भी व्यावसायिक कारणों से अंग्रेजी का प्रभाव भारतीय भाषाओं को आक्रांत करता जा रहा है। विदेशी भाषाओं की ध्वनियाँ, प्रत्यय, शब्दावली आदि के समावेश से स्वदेशी भाषा का परिवर्तन हो जाता है। भाषा परिवर्तन के बाह्य कारणों के रूप में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रभावों पर हम इकाई 4 और 7 में और विस्तार से पढ़ेंगे। 1.8 भाषा की उत्पत्ति संबंधित अवधारणाएं। भाषा मनुष्य के लिए ईश्वर प्रदत्त अनुपम वरदान है। अन्य जीव जंतुओं की तुलना में मनुष्य का एक प्रमुख भेद यह है कि सभी जीव जंतु अपनी प्राकृतिक क्षमता को बिना प्रयत्न तथा अभ्यास के स्वतः प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मनुष्य संभावनाएं लेकर पैदा होता है। उसे प्रयत्न और अभ्यास के द्वारा मानवीय शक्तियों का अर्जन करना पड़ता है। मनुष्य के पास भाषा अर्जन की बौद्धिक एवं शारीरिक क्षमता थी, लेकिन उसने उसे किस तरह अर्जित एवं विकसित किया, यह रहस्य की बात है। पशु पक्षी स्वाभाविक ढंग से सुख दुख की अभिव्यक्ति के लिए कुछ ध्वनियाँ करते हैं। मनुष्य भी उसी तरह स्वाभाविक रीति से कुछ ध्वनियाँ आरंभ में करता रहा होगा। लेकिन भाषा का इतना बड़ा आडंबर कैसे निर्मित हुआ, इसके विषय में अंतिम रूप से कुछ भी कहना संभव नहीं है। विद्वानों ने भाषा की उत्पत्ति के विषय में अनेक अनुमानों का आधार लिया है, जिनका संक्षेप में उल्लेख यहाँ किया जा सकता है। हालांकि अधिकतर भाषा विज्ञानियों ने इस विषय को भाषा विज्ञान के अंतर्गत लाने से इनकार कर दिया है। ये अनुमान सिद्धांत रूप में इस प्रकार हैं। 1. ईश्वरीय सिद्धांत। यह प्राचीन और कुछ सीमा तक आधुनिक मान्यता है कि भाषा अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की तरह ईश्वर प्रदत्त है। वेद की भाषा को देववाणी माना जाता है। पाणिनि के अष्टाध्यायी के 14 सूत्र शिव के डमरू से निकले हैं, इसीलिए उन्हें माहेश्वर सूत्र कहते हैं।
जैनों की मान्यता है कि महावीर स्वामी अर्धमागधी में उपदेश देते थे तो सभी जीव जंतु उनकी भाषा समझते थे। ईसाई लोग हिब्रू को आदिम भाषा मानते हैं, जो आदम और हव्वा के द्वारा दी गई थी। प्रश्न उठता है कि यदि भाषा ईश्वर प्रदत्त है तो बालक माँ के गर्भ से ही भाषा सीख कर आए, किंतु समाज से बाहर रखने पर बालक गूंगा रह जाता है। इससे देवी या ईश्वरीय सिद्धांत की धारणा मान्य नहीं हो पाई। इतना अवश्य माना जा सकता है कि मनुष्य के वाक अवयव इतने विकसित होते हैं कि उनके द्वारा भाषा सीखी जा सकती है। साथ ही उसके पास इतना विकसित दिमाग है कि वह भाषा को स्मृतियों में संजो लेता है। 2. धातु, मूल क्रिया, सिद्धांत। इस सिद्धांत का आरंभिक संकेत प्लेटो ने किया था। विकसित ढंग इसे प्रस्तुत करने का श्रेय प्रोफेसर हेस को है। इसे डिंग डोंगवाद भी कहते हैं। इससे यह माना गया कि दुनिया की हर चीज की एक ध्वनि होती है। जैसे घंटे से मारने से टन टन, डिंग डॉग शब्द उत्पन्न होते हैं। मनुष्य में ऐसी सहज शक्ति आरंभिक दौर में थी कि वह जिस बाह्य वस्तु के संपर्क में आता था, उसके मुंह से एक प्रकार की ध्वनि निकल आती थी। ये अभिव्यक्तियां ही धातु, रूट्स थीं। आरंभ में इनकी संख्या अधिक थी, बाद में कम हो गई। भाषा बनने के बाद मनुष्य की वह शक्ति खो गई। यह सिद्धांत नितांत काल्पनिक है। बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं जिनमें धातुएं नहीं मिलती हैं। धातु से शब्द बनाने वाले तत्व जैसे उपसर्ग, प्रत्यय का आगमन कहाँ से हो गया? धातु की खोज कालांतर में भाषा विश्लेषण के परिणामस्वरूप हुई है। मैक्समूलर जैसे प्रसिद्ध विद्वान ने इस सिद्धांत को स्वयं त्याग दिया, जबकि उन्होंने पहले इसका समर्थन किया था। 3. अनुकरण सिद्धांत। अंग्रेजी में इसे बो थ्योरी, ओनोमेटोपॉसिक थ्योरी और इकोइक थ्योरी कहते हैं। मनुष्य ने आसपास के जीवों और चीजों की आवाज का अनुकरण करना आरंभ किया। उसी से भाषा का विकास हुआ। कुछ अनुकरण मूलक शब्दों के विषय में यह सिद्धांत लागू होता है, किंतु व्यापक शब्दावली के लिए इसे लागू नहीं किया जा सकता है। यदि अनुकरण से शब्द बने तो कुत्ते के भूकने की आवाज या अन्य ध्वनिमूलक शब्द दुनिया की भाषाओं में समान होते। इस सिद्धांत में आंशिक सच्चाई है। 4. आवेग सिद्धांत। आरंभ में मनुष्य ने भावावेग अर्थात सुख दुख, घृणा आदि की अभिव्यक्ति मुंह से निःसृत स्वाभाविक ध्वनियों द्वारा की, जैसे ओ, छह, यू, फिश। धीरे धीरे इन्हीं से भाषा का विकास हुआ। भाषा में ऐसे शब्दों का स्थान सीमित है और इनका प्रयोग भी प्रायः वहीं होता है जहां भाषा में बोलना संभव नहीं होता। हिंदी में दुख से कहते हैं चिच। इसे भाषा में स्थान प्राप्त ही नहीं है। इस सिद्धांत में भी भाषा उत्पत्ति की आंशिक व्याख्या है। 5. ध्वनि सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक नायर हैं। परिश्रम के समय श्रम परिहार के लिए मनुष्य के मुंह से कुछ ध्वनियां निकल आती हैं, फिर क्रिया के साथ उन ध्वनियों का आर्थिक संसर्ग हो गया। भाषा की उत्पत्ति के विषय में इस धारणा का अधिक महत्व नहीं है। 6. इंगित सिद्धांत। इसका प्रतिपादन पॉलिनेशियन भाषा के विद्वान राय ने किया। रिचर्ड ने इसके समर्थन में अपने तर्क दिए। डार्विन ने इसे प्रमाणित किया था। इसमें भाषा के विकास के 4 सोपान माने गए। पहला, भाषाव्यंजक ध्वनियों द्वारा भय, हर्ष, भूख प्यास, कामेच्छा की अभिव्यक्ति विभिन्न जीव जंतुओं तथा निर्जीव पदार्थों के अनुकरण पर शब्दों के निर्माण की स्थिति दूसरा सोपान है। तीसरा सोपान भाव संकेतों तथा इंगितों का है। इस स्थिति में अपने हाथों तथा अंगों के संकेत का अनुकरण प्रमुख है। यह अचेतन अनुकरण है। तीसरे सोपान में स्थूल शब्द बने। चौथे सोपान में मानव मस्तिष्क के विकास के साथ सूक्ष्म भावों को व्यक्त करने वाले शब्द बने। स्वरव्यंजन की उच्चारण प्रवृत्ति के आधार पर उनसे जर्त का संबंध भी स्थापित किया गया है। जैसे र के उच्चारण में जीभ दौड़ती है, इसलिए गति सूचक है। म के उच्चारण में ओठ बंद होते हैं, इसलिए यह बंद करने व चुप करने का अर्थ देता है। इस सिद्धांत की भी कतिपय सीमाएं हैं।
7 संगीत सिद्धांत डार्विन तथा स्पेंसर ने कुछ सीमा तक इस सिद्धांत को मान्यता दी है। स्पेंसर का मानना है कि खाली समय में मनुष्य के वाकव्य प्रेम, दुख आदि के अवसर पर गाने में व्यस्त होते थे। इनसे अर्थविहीन अक्षर बने, फिर उनसे अर्थ जुड़ गया। 8 संपर्क सिद्धांत मनोविज्ञान के विद्वान जी रेवेज का कहना है कि मनुष्य में सामाजिक जीव होने के कारण संपर्क की सहजात वृत्ति है। आदिम मनुष्य के भी छोटे छोटे वर्ग को जिनसे अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए वह स्पर्श तथा कुछ ध्वनियों का सहारा लेता रहा होगा। भाषा उसी से विकसित हुई। आरंभिक ध्वनियां अधिक स्वाभाविक रही होंगी, कालांतर में उनमें कृत्रिमता का समावेश किया गया। संपर्क ध्वनि का विकास संसूचक ध्वनि से हुआ। ध्वनियों में क्रिया का भाव मुख्य था, बाद में संज्ञा आदि का विकास हुआ। आरंभ में भाव की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए वाक्य ही रहे होंगे, भले ही शब्दों को अलग अलग पहचानने की क्षमता उनमें न रही हो। 9 सिद्धांतों का समन्वय स्वीट महोदय ने उपर्युक्त अनेक सिद्धांतों को समेटकर भाषा की उत्पत्ति की व्याख्या की है। उनका विचार है कि प्रारंभ में भाषा इंगित और ध्वनि समवाय पर आधारित थी। आरंभिक शब्दावली में परिवार 10, बुशमैन परिवार 11, बाटू परिवार 12, सूडानी परिवार 13, अमरीकी परिवार। कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिनका पारिवारिक निर्णय नहीं हो सका है। उपर्युक्त भाषिक परिवारों में पारस्परिक प्रभावों के कारण कुछ समानताएं भी हैं। भाषा का व्यवहार संसार की सभ्य असभ्य सभी प्रकार की जातियां करती हैं। असभ्य समाज की भाषा भी अपने वक्ताओं की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति में पूर्णतया सक्षम होती है, अतः उन्हें पूर्ण भाषा माना जाता है। संसार के मानवों का समस्त कार्य व्यापार भाषा के द्वारा संपन्न होता है। भाषा के बिना समाज की कल्पना ही संभव नहीं है। भारोपीय परिवार, इस परिवार की भाषाएं भारत से लेकर यूरोप, अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका आदि में बोली जाती हैं। विश्व की प्राचीन विकसित भाषाएं तथा आधुनिक सभ्य जगत की मान्य भाषाएं इसी वर्ग में हैं। प्राचीन भाषाओं में वैदिक संस्कृत, अवेस्ता, ग्रीक, लैटिन। आधुनिक भाषाओं में अंग्रेजी, रूसी, जर्मनी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, इतालवी, फारसी, बंगला, सिंहली, उर्दू आदि इसी वर्ग की हैं। इस वर्ग की भाषाएं विश्व के व्यापक भूभाग में प्रचलित हैं। 100 की गिनती के आधार पर इस परिवार के केंतुम, केंदुम और शतम 2 वर्ग बनाए गए हैं। शतम वर्ग में अवेस्ता, फारसी, संस्कृत, रूसी, बाल्टिक, लिथुआनी आदि समाविष्ट हैं। केंतुम वर्ग में लैटिन, ग्रीक, इटालियन, फ्रेंच, जर्मनिक, गैलिक, तोखारी आदि को सम्मिलित किया गया है। भारोपीय परिवार को 2 उपपरिवारों में विभाजित किया जाता है, 1 भारत ईरानी और 2 जर्मनिक। भारत ईरानी परिवार में ईरानी उपपरिवार और भारत आर्य परिवार की भाषाएं आती हैं। भारतीय आर्य भाषा, ईरानी तथा दरद इसी की शाखाएं हैं। इस वर्ग की भाषाओं का अत्यंत समृद्ध प्राचीन साहित्य उपलब्ध है। यही नहीं, भाषा संबंधी सूक्ष्म चिंतन एवं विश्लेषण की परंपरा भी इन्हीं भाषाओं की है। द्रविड़ परिवार, इस परिवार का दक्षिणी भारत, उत्तरी लंका, लक्षद्वीप, बलूचिस्तान भारत के मध्य प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा में प्रसार है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तुलु, कोलामी, गोंड, ओरोव आदि भाषाएं इसी परिवार की हैं। चीनी परिवार, चीन, तिब्बत, वर्मा, श्याम पूर्वी भारत में इस परिवार की भाषाएं बोली जाती है। चीनी, तिब्बती, भोट, वर्मी, स्थाई, गारो, बोडो, नागा, नेवारी आदि भाषाएं इसके अंतर्गत है। सेमेटिक हेमेटिक परिवार, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया में इसका फैलाव है। हिब्रू, अरबी, प्राचीन मिस्री आदि इसके अंतर्गत हैं। यूराल अल्टाइक परिवार, इसका क्षेत्र यूराल और अल्टाई पर्वतों के बीच तुर्की, रूस, हंगरी, फिनलैंड तक फैला है। फिनिश हंगेरियन,
तुर्की, मंगोलियन आदि भाषाएं इसी परिवार की हैं। काकेशियन परिवार कैस्पियन सागर तथा कृष्ण सागर के बीच इस परिवार की भाषाएं प्रचलित हैं। चेचेन, कवार्दियन, अवर, जॉर्जियन, मिमेलियन इसकी मुख्य भाषाएं हैं। 7 जापानी कोरियाई परिवार इसमें जापान तथा कोरिया की भाषाएं सम्मिलित हैं। 8 मलय-पॉलिनेशियन परिवार इसका क्षेत्र मेडागास्कर से लेकर पूरब में ईस्टर द्वीप तक तथा उत्तर में फार्मोसा से लेकर दक्षिण में न्यूजीलैंड तक जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बाली, हवाई, मलाया, फॉर्मोसा तक फैला है। मुख्य भाषाएं हैं मलय, इंडोनेशियन, जावानीज, हवाइन, न्यूजीलैंडी आदि। 9 ऑस्ट्रोएशियाटिक या आग्नेय परिवारस्याम, ब्रह्मा, निकोचार, कंबोडिया, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में इस परिवार की भाषाएं प्रचलित हैं। मुंडारी, संथाली, मौन, अन्नामी आदि इसकी प्रमुख भाषाएं हैं। 10 बुशमैन दक्षिण अफ्रीका की आरंजे नदी से नगामी झील तक व्याप्त बुशमैन जाति की भाषाएं एक्वे, ओकवे, होतेंतोत इसके अंतर्गत आती हैं। 11 बांदो परिवार यह परिवार मध्य और दक्षिणी अफ्रीका तथा जंजीबार द्वीप तक फैला है। काफिर, स्वाहिली जुले, कांगो, सेतो, रुआंदा आदि कुल मिलकर करीब 150 भाषाएं इस परिवार में हैं। 12 सूडानी परिवार इस परिवार का विस्तार अफ्रीका में भूमध्य रेखा के उत्तर हेमेटिक भाषा क्षेत्र के दक्षिण पूर्व से पश्चिम तक है। इसमें 4.25 भाषाओं का समावेश है। इसकी मुख्य भाषाएं हैं होसा, सोंगगई, इवे, न्यूबियन, बरुवा आदि। 13 अमरीकी परिवार अमरीका के आदिवासियों द्वारा प्रयुक्त लगभग 1000 भाषाएं इस परिवार में आती हैं। एस्किमो अथवा सुकन, अरबक, चेरोकी आदि मुख्य भाषाएं हैं। भाषा की क्षमता प्रायः विश्व की सभी जातियों को मिली है। पारिवारिक वर्गों की भाषाओं में पारस्परिक साम्य के कुछ निश्चित आधार हैं, किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि एक परिवार की सभी भाषाओं को उस परिवार की जनता समझ लेती है। भाषा बोध की दृष्टि से उनमें पर्याप्त दूरियां हैं। अलग अलग परिवारों की कुछ ध्वनियों तथा कुछ शब्द दूसरे परिवारों में भी पहुंच गए हैं। पारिवारिक विभेद के बावजूद भाषाओं का भौगोलिक सामीप्य तथा संपर्क भी भाषाई आदान प्रदान के प्रमुख कारक रहे हैं। रामविलास शर्मा ने विभिन्न भाषा परिवारों के बीच ध्वनियों, भाव आकृतियों, मूल शब्दों के आदान प्रदान तथा परिवर्तन का बहुत विस्तृत एवं प्रामाणिक अध्ययन प्रस्तुत किया है। पाठ्यक्रम MTT 014 में हम इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। 1.9 2 भाषा का प्रायोगिक क्षेत्र। भाषा की परिभाषा करते समय इस बात पर ध्यान दिलाया गया है कि भाषा पूरी तरह से सामाजिक व्यवहार से जुड़ी है। समाज के अंतर्गत मनुष्य के विविध क्रियाकलाप अथवा कार्य व्यापार हैं। भाषा का प्रयोग सभी क्षेत्रों में किया जाता है। इसी दृष्टि से भाषा प्रयोग के अनेक क्षेत्र बन जाते हैं। प्रत्येक क्षेत्र की भाषा में कुछ न कुछ अंतर भी आ जाता है। निम्नलिखित शीर्षकों में भाषा के व्यवहार क्षेत्र का विभाजन किया जा सकता है। सामाजिक क्षेत्र प्रत्येक व्यक्ति अपने भाषा समाज में, जिसमें उसका जन्म और लालन पालन होता है, उसकी भाषा अपनी सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सीख लेता है। आरंभ में उसकी भाषा का दायरा सीमित होता है। वह आरंभिक अवस्था में खानपान, पारिवारिक संबंधों को भाषा के द्वारा पहचानता है। धीरे धीरे समाज के अन्य व्यक्तियों तथा परिस्थितियों से जैसे जैसे उसका परिचय होता है, भाषा का तदनुकूल विस्तार हो जाता है। सामान्य सामाजिक व्यवहार की भाषा सहज सुलभ होती है। नैतिक जीवनयापन के संदर्भ में देशी वक्ता को अपने भावों, विचारों के आदान प्रदान के लिए जितनी आवश्यकता होती है, उतनी शब्दावली और प्रयोग के उतने आयाम सहज सुलभ हो जाते हैं। शैक्षणिक क्षेत्र आम व्यवहार की भाषा से अलग भाषा का साक्षात्कार तब होता है जब बालक स्कूल, कॉलेज में अध्ययन के लिए जाता है।
शिक्षा क्षेत्र में जिस भाषा का व्यवहार होता है वह व्याकरण के नियमों से कसी हुई मानक भाषा होती है। बोलचाल की भाषा की तरह उसमें लचीलापन नहीं होता है। जिस भाषा को भाषा समाज बालक के मस्तिष्क पर अनायास ही आरोपित कर देता है, उसके नियमों उपनियमों का विश्लेषण विवेचन प्रयोग के शुद्ध प्रश्नों से जूझता हुआ बालक उच्च अध्ययन के क्षेत्र में पहुंचता है और विभिन्न पाठ्य विषयों में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली से युक्त भाषा व्यवहार से परिचय प्राप्त करता है। शैक्षणिक क्षेत्र में व्यक्ति को अपनी भाषा के अलावा विदेशी भाषा भी सीखने का अवसर मिलता है। इससे उसकी भाषा पर अन्य भाषा के भी प्रभाव आने लगते हैं। विज्ञान विषयक क्षेत्र इस क्षेत्र की भाषा एकार्थी तथा सुनिश्चित अर्थ वाली होती है। विज्ञान के विषयों की भाषा तथा प्रतीक चिन्हों के विषय विशेषज्ञ ही समझ सकता है। भौतिकी, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, नृतत्व विज्ञान आदि प्राकृतिक विज्ञानों की भाषा के कतिपय शब्द आम व्यवहार की भाषा से अलग होते हैं। आयुर्विज्ञान की भाषा में भी अनेक प्रयोग विशिष्ट होते हैं। अंग्रेजी प्राणी विज्ञान में मेंढक का नाम रेनाटिग्रीनाथ है। सामाजिक विज्ञान भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि में प्रयुक्त भाषा सामान्य व्यवहार की भाषा के समरूप होते हुए भी पारिभाषिक शब्दावली के कारण अंतर प्रदर्शित करती है। भूगोल में चट्टान या शैल का प्रयोग धरती की कोमल परत के लिए भी होता है, कठोर के लिए भी। आम व्यवहार में चट्टान कड़ी पथरीली जमीन के लिए प्रयुक्त है। भाषा का शैक्षणिक क्षेत्र कुछ देशों में अधिक चुनौतीपूर्ण है। भारत भी इसी तरह का देश है जहां मातृभाषा तथा मानक भाषा और विदेशी भाषा अंग्रेजी तीनों का प्रयोग होता है। स्वदेशी मानक भाषा में आरंभिक शिक्षण तथा अंग्रेजी भाषा में उच्च शिक्षण के कारण अनेक समस्याएं खड़ी होती हैं। व्यावसायिक क्षेत्र भाषा का व्यावसायिक क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभिन्न व्यवसायों में भाषा के अलग अलग प्रयोग होते हैं। एक ही शब्द बिना आकार परिवर्तन के अपना अर्थ बदल लेता है, जैसे सिस्टर शब्द घर में बहन, स्कूल में टीचर और अस्पताल में नर्स के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ओटी अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर है और कार्यालयों में ओवरटाइम डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, बैंकर आदि की भाषा में भेद होता है। अपने उत्पादों के प्रचार प्रसार तथा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए भाषा का चमत्कारिक एवं उत्तेजक प्रयोग विज्ञापन के क्षेत्र में होता है। विज्ञापन का कार्य प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में किया जाता है। विज्ञापन की भाषा प्रायः अतिशयतामूलक तथा जादुई प्रभाव वाली होती है। संचार माध्यमों का क्षेत्र यह भाषा व्यवहार का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। संचार माध्यमों में मुद्रित माध्यम जैसे समाचार पत्र, पत्रिका, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर माध्यम जैसे इंटरनेट आदि आते हैं। इस क्षेत्र में भाषा की नई नई प्रयुक्तियां होती रहती हैं। साहित्यिक क्षेत्र इस क्षेत्र में भाषा अधिक सर्जनात्मक एवं कलात्मक होती है। कवि अपनी भाषा को सजाने, संवारने तथा प्रभावशाली बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। वह सामान्य प्रतीकात्मकता के बदले नए प्रतीकों तथा बिंबों के जरिए भाषा के संप्रेषण को संवेदनात्मक बनाता है। भावानुकूल शब्दों के चयन में उसे सतर्कता बरतनी पड़ती है। यही नहीं, वह भाषा के व्याकरण से कभी-कभी विचलित भी होता है। ताल, लय तथा संगीतात्मक तत्वों से निबद्ध भाषा बोलचाल की भाषा की अपेक्षा अधिक प्रभावोत्पादक होती है। भाषा का राजनीतिक क्षेत्र राजकीय कार्यों के संचालन में भी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अनेक भाषिक प्रयोगों में से राजधानी के आसपास की भाषा को मानक मान लिया जाता है और पूरे देश में उसी का व्यवहार राजकीय कार्यों के लिए होता है। अंग्रेजी, हिंदी आदि भाषाएं राजभाषा के रूप में मान्य हैं। राजभाषा के प्रति जनाकर्षण अधिक होता है, इसलिए मातृभाषाओं के रूप परिवर्तन में भी उसकी प्रमुख भूमिका रहती है। प्रयोगजन्य होने के कारण भाषा के विभिन्न पक्षों का अध्ययन अनुवादक के लिए अत्यंत उपयोगी है। भाषा प्रयोग के विभिन्न पक्षों पर हम आगे के पाठ्यक्रमों में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। 1.9 भाषा का अध्ययन क्षेत्र।
भाषा संरचना तथा भाषा व्यवहार की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यापकता के कारण भाषा अध्ययन की अनेक शाखाएं, उपशाखाएं बन गई हैं। ध्वनि, स्वन, रूप, शब्द, वाक्य आदि घटकों के आधार पर स्वन विज्ञान, रूप विज्ञान, शब्द विज्ञान, वाक्य विज्ञान आदि विषयों में भाषा का अध्ययन हो रहा है। भाषा की सीखने की प्रक्रिया बोध तथा मानसिक क्रिया प्रतिक्रिया का संबंध मनोविज्ञान से भी है, अतः मनोभाषिकी नाम से अध्ययन का नया अनुशासन विकसित हुआ है। भाषा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में भाषा व्यवहार के परिवर्तनों और प्रयोग स्तरों का अध्ययन समाजभाषिकी अथवा समाजभाषा विज्ञान का क्षेत्र है। साहित्य की विविध विधाओं तथा जीवन के अन्यान्य क्षेत्रों में भाषा प्रयुक्तियों के वैशिष्ट्य का विश्लेषण तथा विवेचन शैली विज्ञान में होता है। यातायात के त्वरित साधनों की उपलब्धता, संचार क्रांति, सूचना क्रांति, व्यावसायिकता आदि अनेक कारणों से संपूर्ण विश्व एक विराट गांव बन रहा है। विभिन्न भाषाभाषियों को एक दूसरे से संपर्क करने तथा अपने विचारों के आदान प्रदान की आवश्यकता बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में भाषाओं के अनुवाद की अनिवार्यता हो गई है। अतः अनुवाद विज्ञान में भाषा के तुलनात्मक, व्यतिरेकी अध्ययनों को महत्व मिल रहा है। दर्शन शास्त्र, भौतिकी आदि अनेक क्षेत्र हैं जो भाषा के अध्ययन में अपने अपने तरीके से संलग्न हैं। 1. 10 सारांश। आपने इस इकाई में भाषा अवधारणा के विविध पक्षों की जानकारी प्राप्त की। भाषा की व्याप्ति यद्यपि मानव तथा मानवेतर दोनों प्रकार के जीवों में है, किंतु मानवेतर जीवों की भाषा सामर्थ्य सीमित एवं मूल प्रवृत्त्यात्मक है। मानव भाषा अपनी सृजनात्मकता, परिवर्तनशीलता के कारण असीमित सामर्थ्य से युक्त है। भाषा को ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था माना गया है, जिसके द्वारा निश्चित भाषा समाज अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। ध्वनि भाषा की लघुतम इकाई है। इसके गठन से शब्द बनते हैं। ध्वनि, स्वनों के द्वारा सार्थक भाषा इकाई शब्द का निर्माण होता है। शब्द भाषा की लघुतम सार्थक इकाई है। शब्दों में रूप तत्व के संयोजन से अर्थ द्योतन के लिए नई आकृतियां निर्मित की जाती हैं। शब्द से वाक्य बनते हैं। वाक्य भाषा प्रयोग की सबसे बड़ी व्याकरणिक इकाई है। अर्थ की उपलब्धि के लिए ही संपूर्ण भाषा व्यापार होता है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, अतः अनुकरण की अपूर्णता के कारण भाषा में धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है। भाषा परिवर्तन के अन्य कारणों में सादृश्य, प्रयत्नलाघव, भूगोल, संस्कृति परिवर्तन, नए विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति की आवश्यकता उल्लेखनीय है। भाषा परिवर्तन स्वन, शब्द, वाक्य, अर्थ सभी स्तरों पर होता है। भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। संसार का कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसके पास भाषा न हो। संसार में अनेक भाषाओं का उद्भव समय समय पर हुआ। आदिम भाषाओं को मूल भाषा कहते हैं। मूल भाषाओं के क्षेत्रीय परिवर्तनों से अनेक भाषाएं बनी। मूलभूत शब्दावली के आधार पर विश्व की भाषाओं के पारिवारिक संबंधों के वर्ग बनाए गए। एक भाषा परिवार ने दूसरे भाषा परिवारों को भी प्रभावित किया है। भौगोलिक विस्तार के अलावा भाषा का व्यावहारिक क्षेत्र भी बहुआयामी है। व्यावहारिक क्षेत्र की अनेक प्रयुक्तियों तथा प्रयोगों का अध्ययन विभिन्न विज्ञानों में किया जा रहा है। भाषा विज्ञान के अलावा समाजभाषिकी, समाज भाषा विज्ञान, मनोभाषिकी, शैली विज्ञान, व्यतिरेकी भाषा विज्ञान, भाषा शिक्षण, अनुवाद विज्ञान, कोश विज्ञान, भाषा भूगोल, भाषा तकनीकी आदि क्षेत्रों में भाषा का अध्ययन हो रहा है। धन्यवाद।